वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तीनों एक साथ इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टाफिंग का पूरा ओवरव्यू, इंपॉर्टेंस, फीचर सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। तो स्टाफिंग में ये तीनों प्रोसेस आते हैं साथ में, जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं इंसान को, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते हैं और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सिलेक्शन। थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है सब में, तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। ठीक है, बेसिकली सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इन दोनों से साथ में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, दोनों को यूजुअली एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करके पूछा जाता है। ठीक है, एंड फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल सेपरेटली नहीं आता है और कह सकते हैं थोड़ा सा कम आता है, बट स्टिल परफॉर्मेंस अप्रेजल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके प्रोसेस और इम्पॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, तो बेसिकली प्रोसेस और इम्पॉर्टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद करना। टेक्निक्स थोड़ी थोड़ी भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट या फिर चूजिंग द राइट कैंडिडेट्स फ्रॉम द पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स फॉर द राइट जॉब। ठीक है, मतलब एप्लीकेशंस, जॉब एप्लीकेशंस कई सारी आती हैं, उनमें से एक राइट कैंडिडेट को राइट जॉब के लिए चूज़ करने को क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। अब हमेशा ध्यान रखना, या तो सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट साथ में आएगा, या तो सिलेक्शन के साथ रिक्रूटमेंट आएगा। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जॉब अराइज होना, मतलब कोई भी जॉब की पोजीशन का अराइज होना या खाली होना से लेकर जॉब की न्यूज़ लोगों तक पहुंचाना, जॉब की एप्लीकेशंस आना, उसको छांटना, बांटना, काटना, पीटना, मतलब सब कुछ, सारा का सारा प्रोसेस एक एम्प्लॉय के कंपनी में आने तक का, उसे रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, रिक्रूटमेंट में हम जॉब पोजीशन या फिर जो वैकेंसी हमारे पास होती है, हम उसको जनरल पब्लिक तक लेकर जाते हैं और वहाँ से कई सारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को लेकर आते हैं। और सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? राइट कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको आई थिंक क्लास वीडियो में बता चुकी हूँ, तो जिसने स्किप कर दिया वो प्लीज़ जाकर देख लो। ठीक, एंड अदर देन दैट जो नोट्स हैं प्रॉपर डिफरेंस के और इन सब के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम अगर मुझे मिलेगा तो मैं पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज लिंक अपडेट कर दूँगी। अभी मैं होल लिंक अपडेट करती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सर्च आउट कर लेना। ओके, सो सिलेक्शन का प्रोसेस, जब हम बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस की, सबसे पहले जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई होती हैं, जॉब एम्प्लॉयज़ जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, उनके एप्लीकेशंस को हम स्क्रीनिंग करते हैं। नॉर्मल सिलेक्शन टेस्ट होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, कंपलसरी नहीं कि सारा प्रोसेस फॉलो हो। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, सिलेक्शन इंटरव्यू जिसमें पूरी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखी जाती है, क्या थिंकिंग, क्या लेवल, क्या कुछ। ठीक है, 10-15 मिनट में उसको जज किया जाता है। एंड फिर उसके बाद हमारे पास होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। दिस इज़ ऑल्सो नॉट कंपलसरी, कुछ बिजनेस लेते हैं, कुछ कॉर्पोरेशंस लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल अप टू देयर कि उनका प्रोसेस कैसा है सिलेक्शन का। ठीक है, उसके बाद रेफरेंसेस कि किसके थ्रू आए हैं, या मतलब पहले जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ कौन कौन उन्हें जानता है, तो थोड़ा सा मतलब क्रॉस चेकिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब जो राइट कैंडिडेट उसे चूज़ करना, और उसके बाद हायर अथॉरिटी क्या करती है? अप्रूव करती है कि ठीक है आप इसे चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो ये था प्रोसेस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर सिलेक्शन सही होगा तो एम्प्लॉई कंपनी में सही आएगा, और कंपनी में अगर एम्प्लॉय सही आया तो कंपनी का काम बढ़िया होगा, और काम बढ़िया होगा तो रेपुटेशन बढ़िया होगी, रेपुटेशन बढ़िया होगा तो बिजनेस की डेवलपमेंट होएगी। ठीक है, तो ले दे के पूरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस हम पढ़ेंगे, जितने भी, सबका अल्टीमेट एम क्या होगा? बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, तो सिलेक्शन देखो, राइट कैंडिडेट को राइट जॉब पे प्लेस करना, राइट एम्प्लॉयज़ को लेकर आना, ठीक ना, मतलब कुल मिला के एम्प्लॉय वेलफेयर को अच्छी तरीके से देखना, करना, कंपनी बूम पे चली जाए ना, वो सारी इंपॉर्टेंस सिलेक्शन की होती है। क्योंकि अगर बंदा अच्छा तो कंपनी तो कूदेगी। ठीक है, मतलब कंपनी बूम पे जाएगी जे कर्व के साथ। ठीक, अब जब आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, कंपनी में आ गया, अब उसे काम क्या करना है ये कौन बताएगा? आप ही लोग तो बताएंगे, क्योंकि आप ही लोग तो कंपनी में लेकर आए हैं। तो उस काम के लिए हम करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम जो काम है, ठीक, जो भी काम उसे करना है, जिस भी जॉब के लिए वो अपॉइंट किया गया, उसके लिए उसको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ठीक, वो ऑन द जॉब भी हो सकती हैं, ऑफ द जॉब भी हो सकती हैं। अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब कि वो ज्वाइन कर लिया है उसने, ठीक है, वो काम कर रहा है और नौकरी के साथ साथ तो ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे मान लीजिए
क्लर्कियल वर्क कोई है या नॉर्मल कोई सेल्स वगैरह का सेल्समैन या फिर सेल्स ऑफिसर कोई है, तो उसने ज्वाइन कर लिया है, एक्सपीरियंस्ड बंदा है, तो उसको साथ साथ में सिखा रहे हैं कि कंपनी का ये रूल है, ऐसा रिपोर्ट बनती है वो तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स हो गई। डिफरेंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, इनके नाम अभी मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स हो गई, ठीक। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि वो ट्रेनिंग्स जो हम जॉब करते करते नहीं ले सकते। अब जैसे मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियर है कोई, ठीक है, तो अब उसको जॉब देकर उसके बाद तो ट्रेनिंग नहीं दोगे ना। रोबोटिक्स इंडस्ट्री में कोई आया है एम्प्लॉय, सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोगे। वो कहीं की भी मशीन अगर कहीं भी लगा दी गलती से भी, कोई भी तार कहीं भी जुड़ गया गलती से भी, तो तुम्हारा तो पूरा लॉस ना। तो बेसिकली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है जहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा लॉस क्रिएट कर सकती है। इसके लिए वेस्टिबल स्कूल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। बेसिकली ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे मतलब डमी मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल्स के साथ सिखाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि ये तो एक प्रोफेशन डिफरेंट है खैर बिजनेस से, बट एग्जाम्पल आप ले लो, डॉक्टर्स जब सर्जरी वगैरह सीखते हैं तो क्या वो जिंदा इंसान पर सीखते हैं? नहीं। तो बेसिकली ये वही है, वो तो प्रोफेशन है। खैर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में किसी भी एम्प्लॉय को जब रिक्रूट किया जाता है तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है जहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल और लॉस क्रिएटिंग हो सकती हैं, ठीक है। अभी इनके कुछ नाम आप देख लीजिए, उनका थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी आपको, ठीक है। JIT ट्रेनिंग है, जो एग्जैक्टली क्या होता है कि ट्रेनर जो कर रहा था हूबहू वही फॉलो करना होता है, मतलब कॉपी कैट करना होता है वहाँ पे कि जो ट्रेनर हमें सिखा रहा है, जो कर रहा है, जो तरीका, उसे आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। फिर अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना, तो इसमें क्या है कि जैसे इंटर्नशिप्स हो गई, इंटर्नशिप में लोग सीखते हैं, ठीक है, बट वहाँ पे उनको स्टाइपेंड भी मिलता है, कहीं स्टाइपेंड होता है किसी इंटर्नशिप में, तो वो क्या हो गया, वो लर्निंग विथ अर्निंग हो गया, तो वहाँ पे आपको आपके काम का पैसा भी मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि जॉब रोटेशन भी हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो गया किसी और जोन में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आपका प्रमोशन हो गया, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स दी जाएंगी कि आप इस लेवल से इस लेवल पे आ गए तो आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। एंड कोचिंग एंड मेंटरिंग देखो, मेंटोरिंग एक ऐसा काम है जो कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है, ठीक है। तो मेंटोरिंग ट्रेनिंग का पार्ट है, बट इट्स काइंड ऑफ मेंटल ट्रेनिंग, ठीक है, जिसमें कि आपकी गाइडेंस, ठीक है, आपको मेंटोरशिप या फिर कह सकते हैं कि आपको एडवाइस मिलती है, ठीक। और उसके बाद जो है कोचिंग वगैरह, बेसिकली जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इंग्लिश इंपॉर्टेंट है या कह सकते हैं कि कोई कंप्यूटर कोर्स इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग्स दी जाए, तो वो सब क्या होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आप जॉब भी कर रहे होते हैं, उन ट्रेनिंग्स को भी ले रहे होते हैं। अब जब बात आती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, तो ये देखिए कौन कौन से टाइप्स की होती है। लेक्चर्स हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है, मतलब कहीं भी जाने, जैसे कि बेसिकली आप किसी भी कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, तो आप जब GD वगैरह के लिए जा रहे होते हैं, GD या फिर इंटरव्यू के लिए जब वो लोग आपको प्रिपेयर करा होते हैं, आपके लिए मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। आप जैसे कि IAS वगैरह का मॉक इंटरव्यूज़ होता है, आपने देखा होगा कई सारा मॉक इंटरव्यूज़, मॉक GD सेशंस, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होते हैं। अभी आपको जॉब मिली नहीं है, बट यू आर गेटिंग ट्रेंड फॉर दैट, ठीक है। तो वो सब लेक्चर्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद केस स्टडी हो गया, रोल प्ले हो गया, ऐसे कर करके बहुत सारे, वेस्टिबल स्कूल हो गया, डमी मॉडल पे वर्क करना हो गया, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन देनी हो, ड्रामाटाइजेशन करना हो, आपको एक रोल दे दिया गया कि आप इमेजिन करिए कि आप इस सिचुएशन में हैं, आप एक XYZ कंपनी के डायरेक्टर हैं एंड ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या अप्रोच करेंगे, तो वहाँ पे आपको जज किया जाएगा, सिखाया जाएगा। अब जैसे कि बेसिकली इंटरव्यूज़ वगैरह में क्या होता है कि वो लोग पूछ लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन में आप क्या चूज़ करेंगे या फिर आपका क्या रिएक्शन होगा, तो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती हैं। तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती हैं, वो जॉब के दौरान नहीं होती हैं। कहीं कहीं होता है कि आपकी जॉब लग गई है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है कि आपकी जॉब लग गई है, यू आर रिक्रूटेड, ठीक है, सिलेक्टेड, बट ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए 6 महीने, 1 साल, 12 महीने, जो भी जो भी उनका टाइम हो, वो आपको करनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग कंपलसरी है, ठीक है। तो वो ऑफ द जॉब भी हो सकती है, ऑन द जॉब भी हो सकती है। अब देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स में क्या होता है ना कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रमोशन होने पे भी होती है, कभी कभी रिक्रूटमेंट होने पे भी होती है, डिमोशन, व्हाटएवर, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपकी जॉब भी चल रही होगी, फिक्स्ड है, पैसा भी आना है आपको, और आपकी ट्रेनिंग भी हो रही होगी, ठीक है। अब देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का फ़र्क बेसिकली लोग पूछते हैं। तो देखो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है ना कि ट्रेन करना, कोई चीज़ फिजिकली सिखाना, फिजिकली इन द सेंस कि आपकी फिजिकल हैबिचुअल सेंसेस में, आपके 6 सेंसेस में उसे डेवलप करना। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल
थिंकिंग वाइज, एजुकेशन वाइज, नॉलेज वाइज चीज़ों को डेवलप करना, ठीक है। तो इसलिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट साथ साथ चलता है, ठीक है। ट्रेन करने का मतलब कोई पार्टिकुलर टास्क को सिखाना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है उस टास्क से रिलेटेड नॉलेज, उसका पर्पस, उसके व्यूज़, वो सब सिखाना, ठीक। अब इसके इफ़ेक्ट्स देख लो, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के इफ़ेक्ट्स देखो। बेसिक भाई किसी को कुछ सिखा दोगे तो वो अच्छा काम करेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देगा, बेटर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक। डेवलपमेंट उसकी भी होगी, हमारी भी होगी। तो देखो जो कंपनी का HR, ह्यूमन रिसोर्स है, HR, वो अच्छा बढ़ेगा, वो क्वालिटेटिव होगा तो ऑब्वियसली बात है आउटपुट क्वालिटेटिव होगा, कंपनी की रेपो बढ़िया होगी। तो ये सारे कुछ इफेक्ट्स हैं, ठीक है। कम से कम लॉस होगा, बेटर से बेटर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो होगा। थोड़े से कॉमन सेंसिकल भी हैं, थोड़े से आप खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। फिर एट द एंड वी हैव परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो अब आपने काम दे दिया, काम सिखा दिया, अब वो काम कर रहे हैं, तो अब परफॉर्मेंस अप्रेजल भी तो करना ज़रूरी है। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कितना किया, इसको इवैल्यूएट करना भी तो ज़रूरी है ना। अच्छा किया कि ख़राब किया। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय अगेंस्ट सम सेट स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड होते होंगे, अब जैसे कि सबके घर में अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। किसी किसी के पेरेंट्स कहते होंगे कि अगर 90% के नीचे तुमने परफॉर्म किया तो हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। किसी किसी क्या, भैया तुम पास हो जाओ, यही बहुत है। तो अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। वैसे यहाँ पे भी स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है X, वो रिक्रूट किया गया, ठीक है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि तुम्हें एक महीने में 800 सेल्स करनी है, ठीक। तो अगर वो 800 से ज़्यादा कर ले जाएगा, इसका मतलब बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉय है, बढ़िया उसने ट्रेनिंग भी ली, बढ़िया एम्प्लॉय है, प्रमोशन के लिए एलिजिबल भी है, सब कुछ ठीक। बट अगर वो कहीं पे 600 पे अटक गया, 700 पे अटक गया, इसका मतलब उसे काम में कमी है, उसे ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर उसे मेंटरशिप की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इवैल्यूएट किया ना। तो एक टारगेट या फिर एक स्टैंडर्ड जब सेट होता है तो उसके अगेंस्ट ही हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। अच्छी होती है तो प्रेस करते हैं, और ख़राब होती है तो या तो उसे स्कॉल्ड करेंगे, या तो समझाएंगे, या तो फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए देखेंगे, या फिर उसको डिमोट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज प्रमोट, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तो हमने आपसे क्या कहा कि हमें एक स्टैंडर्ड को सेट करना पड़ता है, तभी तो हम मेजर करेंगे कि भाई सही है कि नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 800 सेल्स का टारगेट, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि सेटिंग दी स्टैंडर्ड, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सेट करना। जब स्टैंडर्ड सेट हो गया तो अब म्यूचुअली, मतलब जो मैनेजर है और जो सबॉर्डिनेट है, दोनों को साथ मिलकर एक म्यूचुअल गोल सेट करना कि ठीक है, इस लेवल तक करेंगे तो बढ़िया करेंगे, इस लेवल तक करेंगे तो फिर बेटर होगा, इस लेवल तक करेंगे तो बेस्ट होगा, और उसके ऊपर अगर गया तो आपकी प्रमोशन वगैरह की बातें होंगी या फिर बोनस वगैरह, ठीक। तो म्यूचुअली गोल सेट हो गया। अब जो परफॉर्मेंस आई, जो रिपोर्ट आई, उसे मेजर करना, उसे आंकना, देखना, इवैल्यूएट करना, स्टेप नंबर 3। फिर उसके बाद जब आपने उसे देखा क्या परफॉर्मेंस, तो जो आपने गोल सेट किया था, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, उससे कंपेयर करना कि किस लेवल पर परफॉर्मेंस है और हमारा गोल कहाँ था, परफॉर्मेंस कहाँ है, ठीक है। कंपैरिजन हो गया। जब कंपैरिजन हो गया तो आप जिसकी परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, मान लीजिए एम्प्लॉई X की, अगर उसने अच्छा किया तो उससे जाके बात करिए, प्रेस करिए, अप्रेस करिए, ठीक है। बट अगर उसने ख़राब किया तो उसे थोड़ा सा समझाइए, ट्रेन करने के लिए कोशिश करिए, या फिर उसे आगे एक नेक्स्ट चांस दीजिए, व्हाट्सएवर, ठीक। डिस्कस करिए उस एम्प्लॉय से। उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लीजिए। अगर अच्छा किया है तो बोनस दीजिए, बट ऑब्वियसली, या फिर प्रमोशन के लिए अप्लाई करवाइए। अगर बुरा किया है तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट दीजिए, डिमोशन लाइक कर दिया तो डिमोशन दीजिए, अदरवाइज मेंटरशिप दीजिए, ठीक। तो ये हो गया प्रोसेस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो पता है, कोई भी इंसान कोई भी काम ना सिर्फ क्रेडिबिलिटी के लिए करता है। तो जब तक एम्प्लॉयज़ कोई काम कर रहे हैं और उनके लिए उन्हें क्रेडिट नहीं मिले, उनके लिए उन्हें क्या बोलते हैं, प्रेजमेंट नहीं मिले, अप्रिशिएट ना किए जाएं, वो एक्नॉलेजमेंट ना मिले, तो वो कभी भी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को काउंट डाउन कर ही नहीं सकता है। और जब तक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं होल है, ठीक है। और इंटरनल होल हमेशा खतरनाक होता है, ठीक। तो वही चीज़ है। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या होगी, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, अच्छे मैनेजर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट, अच्छे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स, प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब प्रॉपर इवैल्यूएशन अगर हो रही है तो परफॉर्मेंस को आप अच्छी तरीके से मॉनिटर भी कर सकते हैं, प्रॉपर कंट्रोलिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर मोटिवेशन, ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कम्युनिकेशन, मोर डेवलपमेंट्स एंड ट्रेनिंग चांसेस या फिर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है।
देखो अगर लर्निंग अप्रोच वाला बंदा होगा, एम्प्लॉई होगा, तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट को कभी मना नहीं करेगा और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, बेटर से बेटर स्टैंडर्ड सेट करेगा, बेटर से बेटर गोल सेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक, देखो पता है बेसिकली इंपॉर्टेंस हो गया, स्टेप्स हो गया, कुछ भी हो गया, व्हाटसोएवर यू आर गोइंग टू राइट विथ और डूइंग विथ, कंसेप्ट क्लियर है, अपनी भाषा में लिखो। हेडिंग्स तो बुक में भी सेम नहीं होती, अलग अलग बुक में भी हेडिंग्स अलग अलग होती हैं, तो हेडिंग्स के पीछे मत भागो, जस्ट कीप इन माइंड कि उसमें लिखा क्या है, कंटेंट क्या है, हेडिंग तुम खुद बना लो। ये नहीं होता कि हेडिंग याद है हम अंदर लिख लेंगे, नहीं, तुम्हें अंदर का आना चाहिए, तो हेडिंग तुम्हें याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अंदर का तुम्हें पता ना, तुम्हें पता है कि इंग्लिश कैसे लिखते हैं, तुम लिख लोगे। तो हेडिंग रट के अंदर का नहीं लिखते हैं, अंदर का समझ के हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड, याद करने से बेटर है समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि याद कितना करोगे, अभी कल को कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है फीड होने, फिर परसों को कुछ और आ रही है, और एग्जाम तो पता नहीं कब है। तो याद करने से बेटर है कि आप कंसेप्ट समझ लो और जितना तुम्हारे पास लॉजिक हो सब लगा के लिख डालो। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेक्निक्स। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल की ना टेक्निक्स बहुत सारी हैं, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, टेक्निकल, बहुत कुछ। मैं कह रही हूँ शायद ही आए। ठीक है, बट छोड़ के मत जाना, थोड़ा सा तो पढ़ लो, नोट्स डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लो, थोड़ा सा ओवरव्यू मेरे से ले लो। देखो टेक्निक्स में क्या है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं और मॉडर्न टेक्निक्स हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जो बेसिकली हमें पास्ट ओरिएंटेड, आई मीन टू से लाइक कि पास्ट में आपने कैसा काम किया था, पास्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही थी, क्या प्रेजेंटेशन रही थी, क्या आपके आउटकम्स रहे थे, उसके बेस पे आपका अप्रेजल, उसके बेस पे आपका इवैल्यूएशन कि आप किस लेवल के एम्प्लॉई हैं। यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए, बाकी समझा दे रही हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट छोड़ के मत जाना। ठीक है, पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। ठीक, सो अभी देख लो आप, लाइक देखो बेसिकली जो पास्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स है उसमें क्या है ना, उसमें बेसिकली हम मेजर करते हैं गुड, एवरेज, बैड, जैसे हम GRS भी बोलते हैं, स्ट्रेट रैंकिंग की अच्छा था कि बुरा था, ख़त्म। ठीक है, और उसके बाद पेयर्ड कंपैरिजन, इसमें क्या होता है ना कि एम्प्लॉय 1 को एम्प्लॉय 2 से कंपेयर करो और उसके बाद देखो कि एम्प्लॉय 1 अच्छा है कि 2 अच्छा है। खैर ये मेथड तो मुझे नहीं पसंद आया, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है क्रिटिकल इंटेंट, मतलब ये कि ऐसे कि पार्टिकुलर कोई सिचुएशन थी, मान लो कि ऐसी कोई सिचुएशन हुई कि माल 10,000 का माल ख़राब हो गया, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय 1 ने क्या किया और 2 ने क्या किया, तो वो अप्रेजल। तो ये सब थोड़े से पास्ट ओरिएंटेड अप्रोच हैं, ये नहीं कि मतलब पुराने हैं ख़त्म ही हो गए, बस ये है कि ये सब थोड़े से रिजिड टाइप हैं और हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह में कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल ही सकते हैं ये सब। ठीक है, मैन टू मैन कंपेयर करोगे तो कहाँ से अच्छा होएगा। ठीक, अब देखो जो मॉडर्न है या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड, उसमें क्या होता है ना, बेसिकली बिहेवियर को कैच करते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो अपने एनवायरनमेंट में, आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं। अगर आप सेल्स ऑफिसर हो तो आपके जो भी होलसेलर्स हैं, जो भी रिटेलर्स हैं, उनसे रिलेशंस कैसे हैं। अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हो तो आपकी मार्केटिंग स्किल्स कैसी हैं, आपको इन्वायरमेंट की नॉलेज कितनी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ना जो मॉडर्न या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड जो टेक्निक्स हैं अप्रेजल की, वो बेसिकली आपका बिहेवियर, थिंकिंग, इन सब चीज़ों से होती हैं रिलेटेड। अभी कुछ नाम सुन लो, देखो कि पहला नाम इसमें है जैसे कि लाइक बार्स है, बार्स की फुल फॉर्म सुन लो, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल। इसमें बेसिकली आपका बिहेवियर देखा जाता है कि व्हाट इज़ योर बिहेवियर, कि कैसा बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई सिचुएशन आ गई तो उसमें हम एक एम्प्लॉय का कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारे एम्प्लॉयज़ से, और उसके अगेंस्ट हमारे एम्प्लॉयज़ क्या रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन से हम उनके एक्शन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारे पास थोड़े से और हैं, लाइक साइकोलॉजिकल अप्रेजल है, HR की अकाउंटिंग है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है। इसमें सब कुछ आता है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस, आपका एम्प्लॉय, आपका रिलेशन, आपका सबऑर्डिनेट सुपीरियर का रिलेशन, आपका बिहेवियर, आपके अप्रोचेस, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी पोलाइटनेस, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड या फिर मॉडर्न टेक्निक्स हो गई। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। सिलेक्शन और ये तीनों टॉपिक हैंड इन हैंड चलते हैं। जिसने लास्ट वीडियो को स्किप करा हुआ है वो प्लीज़ जाकर देख लो। एंड वन थिंग मोर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ हो सकते हैं। आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।